नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन, साहित्य प्रकार है निबंध। तो बच्चों, आज हम इस निबंध के बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो बच्चों, आज हम गुरु की महिमा और प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध कैसा था और हाल के समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, उनके बारे में लेखक आनंद शंकर माधवन ने जो एक निबंध लिखा है, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक आनंद शंकर माधवन का परिचय को देखते हैं। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलिन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप यानी कि आनंद शंकर माधवन ने भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में वह बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। जब आप तीनों संस्थाओं के संचालक थे, तो आनंद शंकर माधवन तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आनंद शंकर माधवन ने हिंदी साहित्य में भी सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करार व्यंग्य किया है। तो इस निबंध में लेखक ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परोक्ष रूप में हमारे समक्ष लेखक ने व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। तो आज हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला के कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, तो प्राचीन समय में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। तो प्राचीन समय में शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था और वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। प्राचीन समय में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? यहाँ पर कवि ने हमारे लिए प्रश्न किया है कि क्या आज प्राचीन समय की जैसी शिक्षा है? क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है?
लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो बच्चों, इस निबंध में लेखक ने प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध कैसा था और आधुनिक यानी कि हाल के समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, वह बात हमारे सामने कवि ने रखी है। और पहले पैसे देकर विद्या खरीदी नहीं जाती थी और आज हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो यूरोप की है, यूरोप की देन है और आज तो पैसे देकर विद्या खरीदनी पड़ती है। और प्राचीन समय में गुरु शिष्य को अपने संतान की तरह ही मानते थे। तो बच्चों, अब हम इस गद्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम गद्य की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। बच्चों, बोलबाला का मतलब है प्रचलन, प्रथा, रिवाज, व्यावसायिक यानी कि धंधो। तो हमारे समाज में आज व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है, प्रथा है, इसलिए गुरु शिष्य का जो संबंध है उनमें परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था और उसी समय शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। बच्चों, अनुष्ठान यानी कि कार्य, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था और वो परमेश्वर प्राप्ति का ही एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी और प्राचीन समय में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। लेकिन हाल की स्थिति कैसी है कि हाल की स्थिति प्राचीन समय से बिल्कुल बदल गई है और आज जो शिक्षण कार्य है वो क्या है, पेट पालने का साधन ही बन गया है। कि वर्तमान समय में भारत में जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा हो गई है और ऐसा लगता है कि जो शिक्षण कार्य है वो पेट पालने का ही एक साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। तो हमारे भारत में जो आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है कि प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो आज के समय में अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति हो गई है और जिसकी जड़ शायद यूरोप में है और वो यूरोप से ही आया हुआ है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। बच्चों, यहाँ पर शब्द है तदनुरूप, यानी कि उसके अनुसार, और परिवर्तन का मतलब है बदलाव। तो भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। तो भारतीय संस्कृति में जो सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भी उसके अनुसार यानी कि यूरोप देश के रूप में ही परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। क्या था बच्चों? वेतन भोगी।
वेतन पर गुजारा करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द वेतन पर गुजारा करने वाला, जिसे हम कहते हैं वेतन भोगी। तो हमारे भारत में कैसी संस्कृति थी कि जब गुरु वेतन भोगी नहीं होता था और 9 शिष्यों को ही शुल्क, बच्चे शब्द अर्थ है शुल्क का मतलब है फी, तो शिष्यों को ही शुल्क देना पड़ता भी नहीं था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। तो पैसे देकर विद्या खरीदने की जो यह क्रय विक्रय यानी कि जो लेन देन की जो पद्धति है वो भारतीय मिट्टी की उपज यानी कि पैदाश नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में पैसे देकर विद्या को खरीदी नहीं जाती थी। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे और प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो एक प्रकार के आश्रम और उन्हें पवित्र मंदिर के समान माना जाता था। शिक्षणालय यानी कि विद्यालय को एक पवित्र मंदिर के समान माना जाता था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। तो आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता, लेकिन प्राचीन समय में गुरु की शिक्षादान क्रिया एक आध्यात्मिक कार्य था। गुरु का जो शिक्षा ज्ञान देने का जो कार्य था वो एक आध्यात्मिक कार्य था और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता था, लेकिन आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासियों दौड़े माला ये लेकर स्वागत करने। तो विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद बच्चों, वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और जब आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया और सभी भारतवासी मालाएं लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर अमादेर कोठर सुपुत। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो उसे यहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी और वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए एक गौरव बन गए। तब बंगाली लोग उनको नोबेल पुरस्कार मिला इसलिए दौड़ते हैं और कौन सा राग अलापते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए कि अमादेर ठाकुर अमादेर कोठर सुपुत। तो बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कोठर सुपुत राग अलापते हुए दौड़कर आते हैं। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। तो दक्षिण भारत में जब
कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तब आश्चर्य से भारतवासियों सोचने लगे कि हमारे पास इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराई के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारे भारतवासियों में जो अपनी खूबसूरती है वह उन्हें नहीं नजर आती, लेकिन जब पराई के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विद्यालय जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। तो बच्चों, मैक्स मुलर जो एक कवि है, तो मैक्स मुलर ने जीवन भर कैसी प्रार्थना की कि उस देश के मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, जिस देश में ज्ञान पाने के लिए उन्हें जीवन भर प्रार्थना की, और उस देश के जो निवासी है, रहवासी लोग हैं, वो आज भी जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा वो अनुभव करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है कि गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। तो यहाँ पर क्या है कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, तो मैक्स मुलर जो कवि है, तो मैक्स मुलर ने जिस देश में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की, तो उन्हीं का देश के जो लोग हैं, जो निवासी है, वो अपने देश को नहीं, लेकिन जर्मनी और विलायत जाना उनके लिए स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य का जो संबंध है, उनकी जो महिमा है, वो सुनाना एक व्यर्थ प्रयत्न करना ही माना गया है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। यहाँ पर जो चित्र है बच्चों, वो एक पहलवान गामा का चित्र है। तो एक बार सुप्रसिद्ध यानी कि सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय जो पहलवान गामा है वो मुंबई में आता है। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया और गामा पहलवान ने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो गामा पहलवान ने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया और उन्होंने वो अखबारों में छपाया। तो अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार है, वो उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर गामा पहलवान को उसने पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। कि विश्व के पहलवानों को ललकारने के पहले आप अपने अमुक शिष्य को कुश्ती में जीतकर क्यों नहीं दिखाते। तब गामा
आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों में ने हैरान कर दिया। तो गामा वो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे, तो इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है ताकते रहना, यानी कि आश्चर्य से देखते रहना। तो आंखें फाड़कर गामा पहलवान उस पत्रकार का चेहरा देखता रह गया। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो गामा पहलवान भारतीय संस्कृति को वो मानता है, इसलिए क्या कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। बच्चों, शब्दार्थ है निजी, यानी कि अपना। शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों के कम प्रभावी रहे, यानी हम सही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर जब एक पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा था कि विश्व के पहलवानों को ललकारने के पहले आप अपने अमुक शिष्यों को कुश्ती में जीतकर क्यों नहीं दिखाते, तब गामा पहलवान ने उन्हें कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है और हम लोगों में वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा का महत्व है और हम चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम रहे और वे संसार में हमसे अधिक नाम कमाइए। तो इसी प्रकार जो गामा पहलवान है, उन्होंने पत्रकार को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताकर उनका मुंह बंद करा दिया। बच्चों, अब जो बाकी निबंध है उन निबंध के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।